स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेनू सोरेन, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों को आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 लहसा की ओर पढ़ाने जा रही। पाठ शुरू करने से पहले मैं पाठ के लेखक राहुल साकृत्यायन की जीवनी पर एक नजर डालती। लहसा की ओर, राहुल साकृत्यायन। इनका जन्म सन 1893 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु सन 1963। राहुल साकृत्यायन जी का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंडहा, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल साकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। उनकी मृत्यु सन 1963 में हो गई। राहुल साकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि विधाओं में साहित्य सृजन किया है। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अनंतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन तथा अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी का ऐसा मानना था कि घुमक्कड़ होने से या घुमक्कड़ी स्वभाव का होने से मनोरंजन भी होता है और ज्ञानवर्धन भी होता है और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ वहाँ की भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। चलिए बच्चों, अब हम पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ राहुल साकृत्यायन द्वारा की गई तिब्बत यात्रा का एक यात्रा वृत्तांत है। भारतीय लोगों को उस समय तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक ने भिखारियों जैसी वेशभूषा धारण कर अपनी यात्रा की और यात्रा के दौरान लेखक ने लहसा की ओर जिन दुर्गम रास्तों की यात्रा की उनका वर्णन उन्होंने अपने पाठ में किया है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में किया है। जब कलिम्पोंग का रास्ता नहीं खुला था तब नेपाल के रास्ते उन्हें तिब्बत जाना पड़ता था। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरीद कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता था। अब क्या था कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का एकमात्र रास्ता था। फरीद कलिम्पोंग का रास्ता जब वहाँ नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की जितनी भी चीजें थी वो तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, एक सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया वहां घर कुछ आबाद से दिखाई देते हैं। जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद से दिखते हैं। अब वहाँ पे बहुत ही निर्जन बस्ती थी, लेकिन कुछ लोगों ने छिटपुट लोगों ने वहाँ अपना मकान बना लिया, किले बना लिए, तो वहाँ कुछ आबादी सी दिखाई
दिखाई देने लगती थी। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। एक बहुत ही परित्यक्त था। परित्यक्त का तात्पर्य हुआ छोड़ा हुआ और चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए मतलब बिल्कुल बियाबान था, वहाँ पे कोई भी उस किले के अंदर नहीं था। और लेखक ने देखा तो वहाँ सीधे चले गए, चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं। ऐसा नहीं है बच्चों कि तिब्बत में बहुत आसान जिंदगी है, लोग बहुत आराम से जीते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वहाँ बहुत सी मुश्किलें भी आती हैं और बहुत सी तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। वहाँ तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं, कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं उठता है। तिब्बत की जो संस्कृति है, जो समाज है, सामाजिक स्थिति है, वो बहुत ही भेदभाव से परे है। अर्थात वहाँ स्त्रियों की भी दशा बहुत ही अच्छी है। लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करते, बहुत निम्न छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा करती है। एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो वहाँ सामाजिक है कि वहाँ औरतें बिल्कुल पर्दा नहीं करती हैं और प्रत्येक से घुल मिलकर बातचीत कर सकती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आते। बहुत ही जो निम्न प्रकार के जो भिखमंगे हुआ करते हैं, तो चोरी के डर से लोगों को वहाँ उन भिखमंगों को अपने घर में घुसने की कोई इजाजत नहीं देते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौकी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रखने की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन अर्थात कोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौकी में चाय बनकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत पड़ती है। देखिए बच्चों, वहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी बहुत ही सरल थी। वहाँ लोगों को अंदर अपने घरों में आने जाने की कहीं कोई मनाही नहीं थी। बहुत ही निम्न किस्म के जो भिखमंगे होते थे, चोरी के डर से बस उनको ही इजाज़त नहीं थी घरों में जाने की, वरना जो सज्जन पुरुष हुआ करते थे, व्यक्ति हुआ करते थे, वो सीधे घर के अंदर जा कर के अपने लिए खुद से चाय बना सकते थे और अपने द्वारा लाए हुए मक्खन को वो कूटकर या बना करके वो चाय बना सकते थे। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी रहदारी मांगने, रहदारी का तात्पर्य है जो टैक्स होता है, मांगने आया। हमने वह दोनों चीजें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम टोटला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे भी रहते भी। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए। अब क्या था कि पहली बार जब वो गए थे तो उनको भिखमंगे का रूप धारण करना पड़ा था, परंतु इस बार जब वो गए थे तो एक सज्जन व्यक्ति की तरह वहाँ पर उन्होंने प्रवेश किया था। भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी में हमें रहने के लिए जगह, जब वो भिखमंगे का रूप धारण करके गए थे तो लोगों ने उनको ठहरने की जगह दी थी, परंतु जो ही ये भद्र पुरुष का रूप अर्थात सज्जन व्यक्ति का रूप धारण करके जाते हैं तो इन्हें ठहरने के लिए कहीं स्थान नहीं मिलता है और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में रहते हैं। लेखक और उनके मित्र सुमति एक बहुत ही गरीब झोपड़े में ठहरते हैं। वो बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते। अब क्या है कि वहाँ के लोगों की जो मनोवृत्ति थी वो बहुत कुछ उस पर निर्भर करती थी और विशेष करके वो शाम के वक्त छंग पीकर, छंग बने जो नशीले पदार्थ होते हैं उनको पी करके वो अपना होश हवास को दुरुस्त रखते।
खोलना पार करना था। खाड़ा खोलना का तात्पर्य है तिब्बती सेना सीमा का एक स्थान जिसको कि पार करना था। टांडे तिब्बत में सबसे खतरे की ये जगह। 16-17 फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह मानी जाती थी। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई भी परवाह नहीं करता है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राण का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची 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 का तात्पर्य हुआ अर्थात दया दया एक पैसा भिखमंगे का रूप धारण कर लेते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, यहाँ से लंगकोट तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चले। अर्थात तिब्बत में एक ऐसा विकट टाड़ा टोला पार करना था, और टांडे में तिब्बत में सबसे ये खतरनाक जगह थी जहां पर लुटेरे रहा करते थे, और मीलों तक कोई गांव नहीं हुआ करता था, बियाबान इलाका हुआ करता था, जहां पर लोग जो है वो लाइसेंस ना होने के कारण शस्त्र हथियार का कोई कानून ना होने के कारण बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते थे, और बंदूक और पिस्तौल ऐसे हाथों में लेकर के घूमते थे, लगता था कि वो लाठियों को लेकर घूम रहे हैं। कारण यही था कि कोई लाइसेंस वगैरह की वहाँ पे कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई भी कानून ऐसा नहीं था। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। टांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त टांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे, भीटे की ओर दिखने वाले। भीटे का तात्पर्य हुआ टीले के आकार सा एक बहुत ही ऊंचा सा स्थान कहलाता है भीटे। इस समुद्र तल से भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर टांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। अब लेखक का घोड़ा जो था वो बहुत ही धीमे धीमे चल रहा था, और धीमे चलने लगा। उनको लगा कि चढ़ाई की थकावट के कारण शायद वो ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं दोनों रिश्तों की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। अब लेखक का जो घोड़ा था वो पूरी तरीके से थक चुका था। अब लेखक को यही नहीं समझ में आ रहा था कि वो धीमे धीमे किधर की ओर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं या वो पीछे जा रहे हैं।
सुस्त पड़ गया। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोट का रास्ता दाहिने वाला है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे का मतलब क्या हुआ? गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो कहलाते हैं वो कंडे कहलाते। 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर क्या है मित्र? देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमित को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह अच्छी जगह पर ठहरे थे, जहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुप्पा दिया गया। थुप्पा जो कि चावल के से का सूप कहलाता है। अब हम टिंगड़ी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। बच्चों, आज मैं अपना पाठ यहीं समाप्त करती हूँ। आगे मैं नेक्स्ट क्लास में